हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। हम प्रॉब्लम नंबर 19 तक लास्ट क्लास में ख़त्म कर चुके थे। लास्ट के बाद छोटे छोटे दो कंसेप्ट बताने बाकी है। एक बोनस शेयर्स के बारे में है और दूसरा डिविडेंड एंड गुडविल अगर ऑलरेडी अपियरिंग है तो। वैसे ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी हम कर चुके हैं। एक आध क्वेश्चन आया था, ना जिसमें हमने गुडविल वहीं एडजस्ट किया था। मैं बता दूंगा। तो डिविडेंड और बोनस हमको पढ़ना है। मेरे को एक चीज़ बताओ, बोनस पढ़ने से पहले, बोनस में आगे आने से पहले हमारा शेयर्स चैप्टर हो चुका है। वी ऑलरेडी लर्न शेयर चैप्टर्स। दीज आर बोनस इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी है। दीज आर बोनस इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी। सिंपल, कुछ नहीं। मेरे को एक चीज़ बताओ, बोनस इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी, बोनस इशू किया तो जर्नल एंट्री क्या रहती है बताओ। बोनस इशू किया है तो जर्नल एंट्री क्या रहती है बताओ। सिंपल सवाल है मेरा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि भाई बोनस इशू किया तो जर्नल एंट्री क्या होती है। यस एनीवन, बोनस इशू किया है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? What will be the journal entry to issue to post the bonus shares? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख, पहला एक एंट्री था हमारा रिसिप्ट का। रिसिप्ट के एंट्री में हम क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व या जो भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और दूसरा एंट्री क्या करते थे हम? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आया ना? याद आया क्या? इन दोनों को कंपाउंड करूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, तो मोटा मोटी हमारी एंट्री अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आया ना? अगर ये एंट्री, ये बोनस सब्सिडरी कंपनी इशू करना चाहती है, अब ज़रा ध्यान देना, अगर ये बोनस सब्सिडरी कंपनी इशू करना चाहती है तो सब्सिडरी कंपनी यही एंट्री पास करेंगी? बोलो यस और नो। सब्सिडरी कंपनी ये, लेट्स से हमारा एस लिमिटेड इशू करना चाह रही है। कौन इशू करना चाह रही है? सब्सिडरी कंपनी। हमारे कोर्स में सब्सिडरी कंपनी का है। तो मेरे को एक चीज़ बता, प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व अकाउंट डेबिट कहाँ डेबिट होंगे? सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरे एक सवाल का जवाब दो, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ रहता? एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व कहाँ रहता? कहाँ रहता बेटा? स्टेप नंबर 2, क्रेडिट का नोट है, क्रेडिट में डेबिट करेंगे तो लेस, क्रेडिट में डेबिट करेंगे तो लेस। बट इसमें एक सवाल रहेगा ना, क्या सवाल रहेगा बोल? एक सवाल रहेगा ना स्टेप नंबर 2 में, कहां पर? स्टेप नंबर 2 में प्री में या पोस्ट में? स्टेप नंबर 2 में प्री में या पोस्ट में? लॉजिक क्या है? अगर प्री पीरियड में दिया है, अनाउंस किया है तो प्री पीरियड में, पोस्ट पीरियड में अनाउंस किया है तो पोस्ट पीरियड में। यानी जिस पीरियड का प्रॉफिट यूज किया है, जिस पीरियड का प्रॉफिट, नहीं डेट ऑफ इशू नहीं लेना, डेट ऑफ इशू खतरनाक है। जिस पीरियड का प्रॉफिट यूज किया आपने, अगर कंपनी ने अगर प्री पीरियड का प्रॉफिट यूज किया तो प्री पीरियड में डेबिट होगा, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट यूज किया तो पोस्ट पीरियड में डेबिट होगा। सर कौन सा प्रॉफिट यूज किया कैसे समझेगा? मेजरली क्वेश्चन में हिंट दी रहती है, मेजरली क्वेश्चन में हिंट दी रहती है कि उसने प्री पीरियड का प्रॉफिट यूज किया है कि पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट यूज किया है। मेजरली वो प्री में ही जाएगा, क्योंकि पोस्ट पीरियड तो बहुत छोटा रहेगा ना, 6 महीने 8 महीने। अरे 6 महीने 8 महीने में कितना प्रॉफिट कमाओगे आप जो बोनस बांट पाओ? 6 महीने 8 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे क्या? मेजरली वो कौन से पीरियड का प्रॉफिट रहने वाला है? प्री। मेजरली वो कौन से पीरियड का प्रॉफिट रहने वाला है? प्री। ये समझा क्या? ये समझा क्या? बोनस हाया ना? बढ़ू, आगे बढ़ू यहां से। ये स्टेप नंबर 2 में जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 में क्यों जाएगा वो समझा? फटाफट थम्स अप दो, फटाफट। देखो स्टेप्स का फायदा यही है, स्टेप्स का फायदा यही है। नया एडजस्टमेंट आने दो, सिर्फ एंट्री पास करो आप। नया एडजस्टमेंट आने दो, आप सिर्फ एंट्री पास करो, आप सही निकलोगे। मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन डोंट यू थिंक दिस इक्विटी शेयर कैपिटल आर ऑफ एस लिमिटेड? ये इक्विटी शेयर कैपिटल एस लिमिटेड के ही है।
मैं बता, एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ होते हैं? एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ होते हैं? दो जगह होते हैं। हिंट दिया मैंने, कहाँ कहाँ होते हैं एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल? दो जगह जाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं याद है क्या? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से डिवाइड करते थे ना। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से डिवाइड करते थे, याद है क्या? जी मान लो अगर इसका 80% एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ये यहाँ जाता था, 80% यहाँ जाता था और 20% यहाँ जाता था ना। 80% जाता था कास्ट ऑफ कंट्रोल में और 20% कहाँ जाता था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो कुछ नहीं है, वह एंट्री का भी 80 और 20% डिवाइड कर देना, वह एंट्री का भी 80 और 20% डिवाइड कर देना। वो पहलवान एक तो हाफ पैंट पहन के बैठा है, उसमें तो पैंट वैंट पैर वैर ऊपर करके बैठा है, नलायक। कैमरा तो बंद कर दे। आई होप आपको बोनस की एंट्री समझ में आई। बोनस की ये किसकी एंट्री है आपकी? बोनस बाय सब्सिडरी, बोनस बाय सब्सिडरी कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके प्रॉफिट एंड लॉस रहते हैं स्टेप नंबर 2 में, डिवाइड कर देना या तो प्री में या तो पोस्ट में। उसके कैपिटल रहते हैं स्टेप नंबर 3 और 4 में, वहां पे उसको डिवाइड कर देना होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? ने उसको गलती से पिन कर दिया था, मैं खुद को पिन कर रहा था, वो पिन हो गया। मैं पिन हूं ना अभी आप सबके इसमें? सिर्फ और सिर्फ मैं ही पिन हूं, यस और नो? चलो जमदा यहां तक समझा, कंसेप्ट समझा? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? बढ़ू आगे, साला मूव फर्दर, साला मूव फर्दर। अब ये इनको इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो एक चीज समझो, समराइज द बैलेंस शीट ऑफ HNS लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017 एज फॉलो। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल के बाद में यहाँ पर देखोगे तो शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही है। एसेट में सिर्फ एसेट है और 24,000 शेयर्स है जिसका कॉस्ट इतना दिया हुआ है। एस लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ 90,000 वे एच लिमिटेड अक्वायर्ड द शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, वॉज फुल्ली अर्न आफ्टर परचेज ऑफ शेयर्स। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया हुआ है वो कब अर्न किया है? आफ्टर परचेज ऑफ शेयर्स। तो आपको नहीं लगता कि ये जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है ये पूरा पोस्ट पीरियड का रहेगा? पूरा प्रॉफिट पोस्ट पीरियड का है, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो? और वेयर एज पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो प्री पीरियड का है, पूरा का पूरा रिजर्व प्री पीरियड का है, क्योंकि 90,000 का रिजर्व इज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। टाइमलाइन बना के मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। एस लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मैंने बोला ना हिंट दी रहती है क्वेश्चन में, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बोनस वेयर इशूड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड। 2 शेयर्स ऑफ एवरी 5 शेयर होल्ड मतलब आपको नहीं लगता 5 शेयर्स के बदले में वो 2 देने वाले हैं? ये भाई साहब के पास में 3 लाख के शेयर्स है, तो इनको बोनस कितना मिलने वाला है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये लोग 1,20,000 के बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने वाले, 1,20,000 के बोनस शेयर्स डिक्लेयर करेंगे, हाँ या ना? यस और नो? जनता यहां तक? अब यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर दे आस्किंग द फुल क्वेश्चन या सिर्फ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स? बस इतना ही पूछा है ना क्वेश्चन में? क्या पूरा क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा है? सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज स्टेप नंबर 3। सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 3 पूछा है, यस और नो? बट क्या स्टेप नंबर 3 बन पाएगा क्या बिना स्टेप नंबर 2 के? क्या स्टेप नंबर 3 बन पाता है क्या बिना स्टेप नंबर 2 के? स्टेप नंबर 2 तो लगेगा ही ना। फिर चाहे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछे, ओन प्रॉफिट पूछे, स्टेप नंबर 2 तो लगेगा ही। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा? दैट इज एस लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एस लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 बना देने से?
सर ये बिफोर और आफ्टर क्या है वो मैं बताता हूँ, बट स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 से इसका आंसर मिल जाएगा। उतना ही करे, उतना ही करे चलेगा। एक बार मैं उतना ही करके दिखाता हूँ, बाद में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। लगे ही तो बाद में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बट पहले उतना ही करूँ चलेगा। और बाकी क्या है, सिर्फ पोस्ट करना पड़ता ना, आईडी तो करना पड़ता ना बैलेंस शीट में, बाकी आइटम तो आईडी होते हैं ना बैलेंस शीट में। तो स्टेप नंबर 2 हम बनाने वाले, दैट इज प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये हो गया प्री, पोस्ट, कॉलम बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, और ये हमारा बन गया स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3 आफ्टर बोनस पहले समझा देता हूँ, आफ्टर बोनस पहले समझा देता हूँ, फिर उसी का देखा देखी बिफोर बोनस समझा दूंगा मैं आपको बाजू में ही। यहाँ 2 चीजें पूछा था ना आपका, एक बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड एक आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। पहले मैं आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स समझा देता हूँ। अब बेटा एक चीज समझ, होल्डिंग पैटर्न तो निकालना पड़ेगा, होल्डिंग पैटर्न नहीं पता चलेगा तो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो होल्डिंग पैटर्न निकाल ले फटाफट। होल्डिंग पैटर्न के लिए नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 24,000 और इसके शेयर्स है 30,000। तो होल्डिंग पैटर्न किस किस का हो जाएगा, एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, 24,000 इंटू डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 कितना होगा, 80%, 20%। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विल रिक्वायर्ड अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ये इन्वेस्टमेंट 4,20,000, 4,20,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का स्टार्टिंग पॉइंट 4,20,000। डन यहाँ तक। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के अंदर में ब्रेकअप लगेगा 90,000 और 1,20,000 लिख रहा हूं मैं। रिजर्व है 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 1,20,000। डन। सिंपल यहाँ तक, सिंपल यहाँ तक बोलो हाँ या ना, यस और नो। कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ जाओ आगे यहाँ से। अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा ध्यान देना। कंपनी में क्या बोला हुआ है, एच लिमिटेड रिजर्व ऑफ 90,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, टाइमलाइन बनाऊं, अब डेट ऑफ एक्विजिशन दी हुई नहीं है, मान लेते ये एक्स डेट इज अक्वायर्ड डेट। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग है ये ओपनिंग है। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 90,000। और ये क्या बोल रहा है, इसका एक्विजिशन डेट पे भी 90,000 का ही बैलेंस था, मतलब पोस्ट एक्विजिशन डेट पे जनरल रिजर्व 0 क्रिएट हुआ है। तो आपको नहीं लगता पूरा का पूरा जनरल रिजर्व प्री हो जाएगा? ये समझाया तो थम्स अप दे दो। पूरा का पूरा जनरल रिजर्व प्री हो जाएगा, ये समझाया तो थम्स अप दे दो। क्योंकि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन में, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन में जनरल रिजर्व 90,000 था, तो पोस्ट एक्विजिशन में कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैलेंस वॉज फुल्ली अर्न, देख यहाँ पे दिया हुआ है, इट वॉज फुल्ली अर्न आफ्टर परचेजेस ऑफ शेयर्स। पूरा का पूरा प्रॉफिट आपने परचेज करने के बाद कमाया कंपनी ने, तो वो पोस्ट एक्विजिशन हो गया, वो पोस्ट एक्विजिशन। सिंपल बोला ही है, शेयर्स खरीदने के बाद कमाया तो पोस्ट एक्विजिशन। प्री पोस्ट में कैसे डिवाइड किया समझा, प्री पोस्ट में कैसे डिवाइड किया समझा, बोलो हाँ या ना। मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एस लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स, एस लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। हम ये निकाल चुके हैं कि 1,20,000 के बोनस उनको देने, बट उसके पहले आपको नहीं लगता है 3 लाख का वाइफिकेशन करना पड़ेगा? 3 लाख में से 80% चला जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, 2,40,000। बचा हुआ 20% कहाँ जाता है बोल, बचा हुआ 20% कहाँ जाता है बोल, बचा हुआ 20% यहाँ जाता है ना। बट ये हम बनाने वाले कि नहीं बनाएंगे, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाने वाले कि नहीं बनाने वाले, पूछा नहीं है। पूरा क्वेश्चन बोला रहता तो मैंने बनाया रहता, पूरा क्वेश्चन बोला रहता तो मैंने बनाया रहता। अभी बनाएंगे क्या हम? नहीं। अभी बनाएंगे क्या? नहीं। जितना पूछा उतना ही बना रहा हूँ मैं, जितना पूछा उतना ही बना रहा हूँ। तो वो 20% कहीं जाता है, बट अभी हमारे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। वो 20% जो है 3 लाख का 20% मतलब 60,000 जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, वो अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, पक्का चलेगा? समझ में आएगा क्या कि बना के दिखा दूँ? समझ में आएगा कि बनाकर दिखा दूँ? दिखा देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन अवॉइड करो मत, कन्फ्यूजन आने से पहले दिखा देता हूँ। समझा क्या? हो जो 3 लाख का 20% है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आता है, 3 लाख का 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आता है, यस और नो? पक्का श्योर? कोई डाउट यहाँ तक? अब बेटा यहाँ याली लाइन में जो 1,20,000 का उसने बोनस डिक्लेयर किया है, उसकी एंट्री में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आप लोगों के लिए मैं एंट्री लिख रहा हूँ। एंट्री क्या रहेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ये बोनस की एंट्री है ना, प्रॉफिट एंड लॉस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बोनस की एंट्री है, यस और नो, थम्स अप दो, ये एंट्री बोनस की है ना। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कहां होगा, स्टेप नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, स्टेप नंबर 2 में पोस्ट पीरियड में कर दूं, क्योंकि प्री पीरियड में तो नहीं यूज करने के लिए बोला है उसने क्या बोला है, पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है। आपको नहीं लगता ये क्रेडिट का स्टेप है, इसको क्रेडिट बैलेंस है ना, इसको भी क्रेडिट बैलेंस है, इसको भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में डेबिट करना है तो क्या करूंगा, ऐड या लेस, वो जो 1,20,000 है क्रेडिट में डेबिट करना है, ऐड या लेस, बोल फटाफट बोल, ऐड या लेस, खुद ही बताओ आप, फटाफट बताओ, ये नया एडजस्टमेंट आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेस करेंगे 1,20,000 कौन से पीरियड से, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से, कौन से पीरियड से माइनस कर दिया हमने, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अच्छा ये क्रेडिट हो गया, सॉरी ये डेबिट हो गया, बराबर है, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट कहाँ होने वाला है, क्रेडिट कहाँ होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। आपको नहीं लगता इक्विटी शेयर कैपिटल, बट ये 1,20,000 का वाइफिकेशन करना पड़ेगा ना, 80% या 20%, 1,20,000 का 80% कितना हो रहा है, मेरे को विश्वास नहीं है, सूत्रों से पता चला है 96,000 है और ये वाला 24,000 है, 80% और 20% में डिवाइड करेंगे ना, बिकॉज 80% का ही बोनस हमको मिलने वाला है, 80% का ही बोनस हमको मिलने वाला, बचा हुआ 20% किसको जाएगा, बचा हुआ 20% किसको जाएगा, माइनॉरिटी को। तो 80% हमको क्रेडिट करना है, बेटा सुन सुन, क्रेडिट करना है स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 डेबिट का नोट है, याद करो, स्टेप नंबर 3 डेबिट का नोट है, डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, ऐड या लेस, डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो क्या होंगे, देखिए क्रेडिट किया था ना, कैपिटल को भी क्रेडिट किया था, लेस हुआ था, तो डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो लेस हो जाएगा ना, बोनस 1,20,000 का 80% 96,000, समझा क्या, और बचा हुआ 20% कहां चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ऐड बोनस, यहां ऐड क्यों किया, क्योंकि ये क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट का नोट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट का नोट है, हाँ या ना, एक्सक्यूज मी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट का नोट है, यस और नो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट का नोट है, वेयर एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डेबिट का नोट है। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, एक बार फटाफट में चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। चेक करो फटाफट में, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। डू यू गाइज हैव एनी डाउट? सर ऊपर का वापस स्क्रीनशॉट लेना है, ऊपर का कौन सा, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 2 मिनट, अरे अभी लिखने थोड़ी बोला है, अभी मैंने बोला है चेक करो, यहाँ तक समझा है क्या, ये एंट्री बोनस की समझी है क्या, ये एंट्री बोनस की समझी है, हाँ या ना, मैं लिखने को देता हूँ ना समय, अभी लिखने थोड़ी बोला, अभी चेक करने बोला है, वो लाइट का इशू आया था वही तो ठीक करने के लिए गया था मैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दे, ये हो गया, इसको बैलेंस कर, खत्म नहीं हुआ ना मैटर, अभी बैलेंस करना पड़ेगा, उसमें से प्री एक्विजिशन का स्टेप नंबर 3 में एडजस्ट होता है ना, कुछ पोर्शन स्टेप नंबर 3 में एडजस्ट होता है, तो इसको बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले, ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये बोनस का कैलकुलेशन है, टोटल निकाल ले, टोटल इसका कितना आएगा 90,000 और उसका 0, आपको नहीं लगता है 90,000 बच जाएंगे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में, 72,000 और 18,000, 18,000 तो बिना किसी शंका के ये स्टेप नंबर 4 में चला जाता था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, यहाँ ऐड हो जाता था ना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बट ये जो है ये आपका जाएगा कहाँ, ये कहाँ जाएगा स्टेप नंबर 3 में, यहाँ ऐड हो जाएगा ना पोस्ट एक्विजिशन, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 72,000, बोल हाँ या ना, बोल यस और नो, बराबर है, तो आपकी टोटल कितनी आ जाएंगी 12,000, आपकी टोटल कितनी आ जाएंगी 12,000, डन, 12,000 टोटल है, यस और नो। तो आपका आफ्टर बोनस जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आया वो 12,000 आया, आफ्टर बोनस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 12 आया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1-2 आया है, पर इसकी जरूरत नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ वही पूछा है,
आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 12,000 आया ऐसा बोलूं चलेगा? दैट इज आफ्टर बोनस, दैट इज आफ्टर बोनस, ठीक है? हाँ या ना? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आफ्टर बोनस का अब ले लो स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था पहला, आफ्टर बोनस। क्या लगे, बोनस डिफिकल्ट है कि इजी है? बोनस डिफिकल्ट है कि इजी है? इजी है ना बेटा। इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास में स्टेप्स सामने हैं। आपको पता है कि एस लिमिटेड का प्रॉफिट कहाँ है, एच लिमिटेड का प्रॉफिट कहाँ है। कभी इंस्टीट्यूट की मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इंस्टीट्यूट की बुक में से। नहीं तुमने बाल नोचे अपने कि इसने ऐसा कैसे किया है तो मैं मान जाऊंगा। ये स्टेप्स मेरे बनाए हुए क्लास, मेरी 12 साल की मेहनत है ये। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। Shall I move further? अब मैं बताऊँ, इनमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था ना, बिफोर बोनस। बोनस अगर आपने इश्यू नहीं किया तो आपको नहीं लगता बोनस की ये ट्रांजैक्शन है? मैं कलर कर देता हूँ। कौन सा करते हैं हम? लेट्स ग्रीन इट, लेट्स पेंट इट ग्रीन। ये एक बोनस का ट्रांजैक्शन है और ये एक बोनस का ट्रांजैक्शन है, बराबर है क्या? यहाँ पे बोनस की एंट्री यही है ना जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। बोनस की यही एंट्री है ना जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। बोल हाँ या ना? ओ जी, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो बोल रहा है ये आफ्टर बोनस हो गया, हमको बिफोर बोनस चाहिए। ले बाजू में ले लिया बिफोर बोनस। मेरे को था अगर तूने बिफोर बोनस किया रहता तो यहाँ से ये डिलीट हो गया रहता 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए वहां से हट गया रहता। यस और नो में जवाब दे। 1,20,000 रुपए हट गया रहता तो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया रहता, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया रहता 1,20,000। और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किस किस में बटता? 96,000 और 24,000 बटता ना? हाँ या ना? ये 96 जाता स्टेप नंबर 5 में जो हमने नहीं बनाई। 96 जाता स्टेप नंबर 5 में जो हमने नहीं बनाई। उससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? 24 चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। इससे भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट ये जो 96,000 यहाँ क्रेडिट हुआ है ये नहीं होगा ना, ये भी तो डिलीट हो जाएगा। ये जो 96,000 क्रेडिट हुआ है ये भी तो डिलीट हो जाएगा। यस और नो? तो आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर बोनस कितना आता है? 1,08,000। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर बोनस कितना आता है? 1,08,000। हाँ या ना? 96,000 बोनस हटेंगे, 96,000 का बोनस हटेगा। समझा क्या क्या था वो, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो? यानी यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिख दूँ तो कैसा होगा? इन्वेस्टमेंट वैसा ही रहेगा, शेयर्स भी वैसे ही रहेंगे, बोनस जीरो हो जाएगा। बिफोर है ना, बिफोर बोनस। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट विल स्टिल रिमेन 72,000। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट विल स्टिल रिमेन 72,000। वो कितना रहेगा? अभी भी 72,000। अब ये जो आंसर है, ये आपका जो आंसर है, ये आंसर किसके हिसाब से हो गया? ये स्टेप नंबर 2 हो गया आपका बिफोर बोनस। अब ये हो गया आपका बिफोर बोनस के हिसाब से स्टेप नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप नंबर 2 बिफोर बोनस के हिसाब से हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्क समझा बेटा? आफ्टर बोनस और बिफोर बोनस में, आफ्टर बोनस और बिफोर बोनस में फर्क समझा? हाँ या ना? अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल कर देता हूँ, दैट इज आफ्टर बोनस। इसको हमने नॉर्मल कर दिया है आफ्टर बोनस, तो ये आफ्टर बोनस का क्वेश्चन बन गया। तो हमारे लिए अभी ये वाला मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। खत्म, आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 20 का आंसर आ गया। बाकी सब बना लोगे स्टेप नंबर 5 और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बन जाएंगी। स्टेप नंबर 5 और बैलेंस शीट बना लोगे तो बैलेंस शीट बन जाएंगी। स्टेप नंबर 5 कैसा बनेगा? स्टेप नंबर 5 के लिए हमको ओन प्रॉफिट चाहिए 1,80,000, ये ला लिया। यहाँ से स्टेप नंबर 5 में कुछ आना नहीं है, यही प्रॉफिट हमारा ओन प्रॉफिट बोल के बैलेंस शीट में चला जाएगा 1,80,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, ये गुडविल आ गया। इसको बना लो आप, कैसा बनाओगे? फटाफट बना सकते हो अगर बैलेंस शीट बनानी चाहे तो। सन्ड्री एसेट से 15 लाख और
1.5 लाख 5,10,000 और गुडविल आ गया आपका, गुडविल निकाला ना स्टेप नंबर 3 से 12,000। मैं 12,000 को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, आफ्टर बोनस को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। ये हो गया आपका यहाँ का टोटल 20,22,000। हमरा शेयर कैपिटल है, हमरा शेयर कैपिटल लिख दो, कितना है हमरा शेयर कैपिटल? 15 लाख, ये है ना हमरा शेयर कैपिटल। उसका शेयर कैपिटल तो बांट चुके हैं। हमरे रिजर्व्स है, रिजर्व्स में लिख दो हमरे रिजर्व्स 2,40,000। उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टेप नंबर 2 से 1,80,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। इतना आसान था, इसलिए इन्होंने ये नहीं पूछा था। ये इनको भी मालूम है, ये तो आप कर सकते हो, नींद से उठ के बना सकते हो। कृष्णा सर से पढ़े हो बोले आप, कृष्णा सर से पढ़े हो तो अब तो बना ही लोगे ना। तो उन्होंने ये नहीं पूछा था, उन्होंने ये नहीं पूछा था, बट जो पूछा था वो समझा क्या? उन्होंने जो पूछा था वो समझा क्या? अगेन पूछ रहा हूँ, कंसोलिडेशन डिफिकल्ट है कि मैनेजेबल है? कंसोलिडेशन डिफिकल्ट है कि मैनेजेबल है? इजी है ना? देख लो, अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट चाहिए, ये बैलेंस शीट कौन सी वाली बनाई अपन ने? आफ्टर बोनस वाली बनाई। पहले लिख रहा मैं बेटा, आफ्टर बोनस वाली बैलेंस शीट है ये, बिफोर बोनस नहीं, आफ्टर बोनस वाली बैलेंस शीट है। लिख ले, आफ्टर बोनस वाली बैलेंस शीट है, लिख ले ऊपर का। हो गया क्या? if you are done with this, if you are done with this, आपने स्टेप नंबर 5 का नोट नहीं लिखाऊंगा, स्टेप नंबर 5 का भी बना लो नोट, स्टेप नंबर 5 का भी बना लो नोट। इफ यू आर डन विद दिस, ले अगला लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन डिविडेंड बाय एस लिमिटेड, डिविडेंड बाय एस लिमिटेड। डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दे। डिविडेंड पे करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? बोल रहे बेटा, डिविडेंड पे करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू बैंक, बराबर है ना? तो मोटा मोटी देख ऐसी होंगी क्या एंट्री? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये किसके बुक्स में होंगी? सॉरी, ये किसके बुक्स में होंगी? सब्सिडरी एस लिमिटेड, बराबर है, सब्सिडरी के बुक्स में होंगी। आपको नहीं लगता एच लिमिटेड रिसीव भी करेगा डिविडेंड? एच लिमिटेड डिविडेंड रिसीव भी करेगा, हाँ या ना में जवाब दे। एच लिमिटेड जब डिविडेंड रिसीव करेगा तो वो एंट्री क्या पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बोल यस और नो। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बोल यस और नो। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, ध्यान देना, समझाओ क्या बोल रहा हूं मैं। शैल आई स्टार्ट? सबका ध्यान है स्क्रीन पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। आई वॉन्ट एवरी वन टू इन्वॉल्व इन दिस, आई वॉन्ट एवरी वन टू इन्वॉल्व इन दिस। सबका ध्यान है? प्लीज़ ध्यान दो, हाँ प्लीज़ ध्यान दो, क्योंकि अगली चीज़ जो मैं बोलूँगा ना इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं।
इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। प्री पोस्ट छोड़ दो, पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्री में जाएगा पोस्ट में जाएगा वो छोड़ दो। इसको मर्ज कर दूं क्या, इसको हटा दूं, शेयर होल्डर्स को हटा के मर्ज कर दूं, कैश अकाउंट ऊपर ले लूं, चलेगा। एस लिमिटेड एंट्री पास करेगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, और एच लिमिटेड रिसीव करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बराबर है। अब 2 मिनट सुनना। लेट्स से इनका होल्डिंग पैटर्न 80% का है, 80% एच लिमिटेड के पास है, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है, और डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो 1 लाख है। डिविडेंड जो डिक्लेयर किया 1 लाख है। इन्होंने 1 लाख का अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मेरे को एक चीज़ बताओ, पूरा का पूरा एच लिमिटेड 1 लाख रिसीव करेगा कि सिर्फ 80,000 रिसीव करेगा? एच लिमिटेड तो सिर्फ 80,000 रिसीव करेगा। एच लिमिटेड सिर्फ कितना रिसीव करेगा? 80,000। ठीक है, ये यहाँ तक समझा क्या? ये यहाँ तक समझा क्या? अब मैं ये वाली एंट्री को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आई डिवाइड दिस एंट्री इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इसको मैं 80,000 लिख देता हूँ जो एच लिमिटेड का शेयर है, और एक डिविडेंड की एंट्री पास कर देता हूँ, डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। डन, यहां तक समझा क्या? 2 मिनट माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बाजू में रखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिविडेंड बाजू में रखो। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिविडेंड अलग कर दिया मैंने। पहले इन लोगों का आपस में बात कर ले, इन दोनों की आपस में बात कर ले पहले। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मैंने अलग कर दिया, वो मैं बाद में समझाता हूँ। पहले जो दोनों के हक का बनता है, जो पहले दोनों हक का बनता है, मेरे को बताओ कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट आपको नहीं लगता सेम हो जाएगा? कंसोलिडेशन के बाद वो तो एक ही हो जाएगा, वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन बन जाएंगे ना। कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 80-80 खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर? कैश अकाउंट डेबिट क्या ये कैसे काटा ये समझा ना? इंटर कंपनी डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाता। अब सुन सर, डिविडेंड डिविडेंड भी तो कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं? क्योंकि ये डिविडेंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डिविडेंड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ रहता? बोल, एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ रहता बेटा? बोल। ये जाएगा स्टेप नंबर 2 में, बराबर है। ये डिविडेंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एच लिमिटेड के। बोल बेटा, एच लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ रहता? स्टेप नंबर 5 में। ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। डन? समझाए थम्स अप दे दो, समझाए थम्स अप दे दो, बराबर समझाए। पचा पा रहे हो इसको? पचा पा रहे हो इसको? कोई दिक्कत? पचा पा रहे हो इसको? कोई दिक्कत? अब 2 मिनट सुनना, यहां से अब बाउंसर होना शुरू होगा। स्टेप नंबर 2 में कौन से इसमें जाएगा, प्री या पोस्ट? स्टेप नंबर 2 में 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो प्री रहेगा या तो पोस्ट रहेगा, बराबर है। स्टेप नंबर 2 में या तो प्री रहेगा या तो पोस्ट रहेगा, हाँ या ना? अब वो देखना पड़ेगा। डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का होगा तो प्री में जाएगा, डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का होगा तो पोस्ट में जाएगा, हाँ या ना? समझा? थम्स अप दो फटाफट। सर प्री एक्विजिशन है पोस्ट एक्विजिशन है कैसे समझेगा? क्वेश्चन में दिया हूँ। प्री एक्विजिशन पीरियड का है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है, कौन से पीरियड का है, कैसे समझेगा? क्वेश्चन में दिया हूँ। नहीं दिया हूँ तो हिंट दी होंगी, नहीं दिया हूँ तो हिंट दी होंगी, वो ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। अब ना परेशानी ये है, अगर मान लो डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का है तो हम यानी कि एच लिमिटेड, क्या ये डिविडेंड हमारे हक का है क्या? हम यानी कि एच लिमिटेड, क्या ये डिविडेंड हमारे हक का है क्या? सोच के देख, अगर कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से बटा है तो क्या वो हमारे हक का डिविडेंड है क्या? अगर वो कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बटा है तो क्या वो हमारे हक का है क्या? सोच के देख, मैंने सवाल क्या पूछा। अगर कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बटा है, एस लिमिटेड के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बटा है, तो क्या वो हमारे हक का है क्या? सिंपल हाँ या ना में जवाब दे। वो हमारे हक का है कि वो पुराने ओनर्स का डिविडेंड है? वो हमारे हक का नहीं है, वो मेरा डे टू डे ऑपरेशन नहीं है। समझ, मेरे अक्वायर करने से पहले किसी और का डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, तो इज इट रेवेन्यू प्रॉफिट और अ कैपिटल प्रॉफिट? इज इट रेवेन्यू प्रॉफिट और अ कैपिटल प्रॉफिट? समझ, सभी लोग समझ, आराम से पचा ले। अगर डिविडेंड वो प्री एक्विजिशन पीरियड का होता, अगर वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का है तो उस वक्त मैं ओनर था क्या?
अगर मैं ओनर नहीं था तो क्या उस डिविडेंड पे मेरा हक बनता है क्या? जैसा रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस मेरे एक्विजिशन से पहले कमाए गए तो उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। तो मेरे ओनर बनने वक्त, मैं ओनर नहीं था उस वक्त का डिविडेंड अगर मेरे को मिल रहा है तो उस पर मेरा हक है क्या? मिलेगा मेरे को, क्योंकि ओनर मैं हूं। आज जिस डेट पे बट रहा है उस डेट पे ओनर मैं हूं, मिलेगा मेरे को। बट क्या मेरा हक है क्या इस पे? हाँ या ना में जवाब दो, सभी लोग जवाब दो। क्या इस पे मेरा हक है क्या? हाँ या ना? नहीं है ना? इस पे मेरा हक नहीं है, इस पे मेरा हक नहीं है। ये समझा क्या? थम्स अप दो। अगर वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से बटा है जिस वक्त मैं ओनर नहीं था, तो क्या उस डिविडेंड पे मेरा हक बनता है क्या? उस डिविडेंड पे मेरा हक बनता है क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ये समझा क्या? तो अगर डिविडेंड, यस डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। देख बेटा, बेटा समझ, डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड जो है, डिविडेंड विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। बट इसके अंदर में भी ना दो पॉसिबल केसेस है। इफ आउट ऑफ, देख यहां क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इफ आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक पहला केस क्या रहेगा? इफ आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। दूसरा केस क्या रहेगा? इफ आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ऐसे दो पॉसिबल केसेस रहेंगे। इफ आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या इफ आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मैं इसकी बात कर रहा हूं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पे हमारा हक नहीं है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट कहां जाते बेटा? जवाब दे। कैपिटल प्रॉफिट कहां जाते बेटा? जवाब दे। कम ऑन हरिया फास्ट। कैपिटल प्रॉफिट कहां जाते? स्टेप नंबर 3 में। अगर वो प्री एक्विजिशन से है तो वो जाएगा स्टेप नंबर 3 में। वो कहां जाएगा? स्टेप नंबर 3 में, अगर वो प्री एक्विजिशन का है। तो मैं ऐसा लिखूं क्या? इसका जो सेकेंड इफेक्ट है, इसका सेकेंड इफेक्ट स्टेप नंबर 3 में जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट स्टेप नंबर 3 में जाएगा, यस और नो? अब अगर इफ इट इज आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो वो मेरे हक का है। इफ इट इज आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो आपको नहीं लगता वो हमारे हक का है? और हमारे हक का कहां जाएगा? ये स्टेप नंबर 5 में। हमारे हक का है तो वो कहां जाएगा? स्टेप नंबर 5 में। ये समझा क्या? ओन प्रॉफिट। डिविडेंड से क्यों बच्चे नफरत करते हैं समझो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। डिविडेंड टॉपिक क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लगता है? देख बेटा, कंपनी ने एस लिमिटेड ने अगर प्री एक्विजिशन का बांटा है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है मेरा। पोस्ट एक्विजिशन का बांटा है तो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट होगा स्टेप नंबर 3 में। रेवेन्यू प्रॉफिट है तो मेरे हक के प्रॉफिट में जाएगा। मिल मेरे को ही रहा है, मैं इसमें डिनाई कर ही नहीं रहा हूं कि कैश मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को ही मिल रहा है। एडजस्ट कहां होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर वो कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट है तो रेवेन्यू प्रॉफिट में एडजस्ट होगा। जाएगा तो क्रेडिट में ही, जाएगा तो क्रेडिट में। बस फर्क इतना है, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 5 में जाएगा। प्री एक्विजिशन उसने प्री में डाला है तो अपन स्टेप नंबर 3 में लेंगे, उसने पोस्ट में डाला है तो अपन स्टेप नंबर 5 यानी स्टेप नंबर 2 डिफाइन करेगा। स्टेप नंबर 2 डिफाइन करेगा कि डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट कहां गया? पोस्ट अगर रहेगा तो सेकंड इफेक्ट कहां जाने वाला है इसका? स्टेप नंबर 4 में। एडजस्टमेंट, सॉरी स्टेप नंबर 5 में एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट जाएंगे। एक स्टेप नंबर 2 में तो जाएंगे ही, एक इफेक्ट स्टेप नंबर 2 में तो जाएंगे ही। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। यस और नो? सर इससे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होंगी? अगर आप पूरा, अगर पोस्ट एक्विजिशन भी स्टेप नंबर 5 में डाल दोगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गलत आएगा ना? अरे आंसर गलत आएगा ना? हाँ आ गया, समझ आ गया उसको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गलत निकलेगा। कैपिटल रिजर्व अगर आप यहाँ की जगह यहाँ या यहाँ की जगह यहाँ करते हो तो दोनों अलग गलत निकलेंगे ना। P&L का बैलेंस गलत निकल जाएगा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस गलत निकल जाएगा। यू हैव टू कीप इन माइंड। हाँ स्टेप नंबर 2 में भी फर्क पड़ जाएगा प्री और पोस्ट में डालने से। चल आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से। अब MCQ में क्या पूछेगा मेरे को नहीं मालूम ना, जब हम सॉल्व करेंगे तब कंसेप्ट तो सुन ले रे बेटा। अब MCQ में इसमें से कैसा कंसेप्ट पूछेगा वो क्या मालूम, पहले कंसेप्ट तो सुन ले। एंट्रीज पूछ लिया उसने, तो एंट्रीज पूछ लिया तो उसने बोला प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कहाँ जाता पूछ लिया, तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है ये तो लिखना पड़ेगा ना उसको। ऐसा सवाल पूछ लिया तो मैंने एक्चुअली 2 केसेस बताया अभी आपको। अरे बेटा मैंने 2 केस पढ़ाया ना। अगर डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन रहा तो क्या, डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रहा तो क्या, ये 2 केसेस समझाया ना मैंने अभी। अरे अभी हमने 2 केसेस पढ़े, ये समझा ना।
पक्का ना? अच्छा, माइनॉरिटी को कोई फर्क पड़ता क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कोई फर्क पड़ता क्या वो प्री है कि पोस्ट है? माइनॉरिटी को कोई फर्क पड़ता क्या वो प्री है कि पोस्ट है? सोच के जवाब देना, माइनॉरिटी को कोई फर्क पड़ता क्या? देख, डिविडेंड एस लिमिटेड का ही है बेटा, एस लिमिटेड नहीं दिया है, तो आपको नहीं लगता ये एस लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब स्टेप नंबर 2 में जाएगा, स्टेप नंबर 2 में जाएगा, हाँ या ना? स्टेप नंबर 2 में जाएगा, यस और नो? पक्का? अब कैश अकाउंट क्रेडिट, मेरे को एक चीज बताओ, कैश अकाउंट क्रेडिट करूं या इसकी जगह मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पेएबल है बोल दूं, एक ही बात है? पैसा दे दिया होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसा दे दिया होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बट अगर पैसा नहीं दिया होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्रेडिट होगा। मेजरली कैश नहीं पे किया जाता, मेजरली सिर्फ अकाउंट क्रेडिट होता है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अकाउंट कहाँ पे रहने वाला है आपका? स्टेप नंबर 4 में। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? स्टेप नंबर 4 में। खत्म। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टेंशन एक ही जगह जाता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इफेक्ट स्टेप नंबर 4 में। ये मोटा मोटी अगर समझाए तो इसका एक सिंगल एंट्री में कंक्लूजन लिख के दूं क्या? मोटा मोटी अगर समझाए तो इसका सिंगल एंट्री में कंक्लूजन लिख के दूं अब, हाँ या ना? एक सिंगल एंट्री आपने इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला वाली एंट्री लिख के दूं क्या एक? चलो देखता हूं, लिख के देता हूं। डिविडेंड की एंट्री क्या है बेटा? अगर डिविडेंड बाय एस लिमिटेड है, यहां लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड बाय एस लिमिटेड, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का उसको। क्या लेगा? डिविडेंड बाय एस लिमिटेड। एंट्री क्या रहेंगी? एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट, है ना? डिविडेंड अकाउंट डेबिट मतलब स्टेप नंबर 2 में जाएगा। स्टेप नंबर 2 में डेबिट होगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में डेबिट मतलब स्टेप नंबर 2 में लेस, ऐसा लिख दूं चलेगा? स्टेप नंबर 2 में लेस, स्टेप नंबर 2 में लेस। इसमें रहेगा या तो वो प्री रहेगा प्रॉफिट, या तो वो प्रॉफिट प्री रहेगा, या तो वो प्रॉफिट पोस्ट रहेगा। ये गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि प्री एक्विजिशन से दिया कि पोस्ट एक्विजिशन से दिया। नई क्वेश्चन में दिया रहा तो हिंट दी रहेंगी। टू होल्डिंग कंपनी, टू होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी अगर मैं लिख रहा हूं तो होल्डिंग कंपनी से ये तो समझ में आएगा ना कि होल्डिंग कंपनी का 80% लेना है, यानी होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज लेना है। टू होल्डिंग कंपनी टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऐसा लिख दूं चलेगा? टू होल्डिंग कंपनी टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, अगर होल्डिंग कंपनी में जाता है, होल्डिंग कंपनी में जाता है तो इट विल डिपेंड, होल्डिंग कंपनी में जाता है तो इट विल डिपेंड्स। अगर वो प्री का है, प्री में से बांटा, कंपनी ने प्री में से बांटा तो कहाँ जाएगा? स्टेप नंबर 3 में से, स्टेप नंबर 3 में क्रेडिट करेंगे, तो स्टेप नंबर 3 में डेबिट में क्रेडिट लेस होगा, स्टेप नंबर 3 में डेबिट में क्रेडिट लेस होगा, हाँ या ना? और या तो अगर पोस्ट एक्विजिशन का है तो वो जाएगा स्टेप नंबर 5 में, और स्टेप नंबर 5 में ये ऐड होगा, स्टेप नंबर 5 में ये क्या होगा? ऐड होगा। आई होप मैं समझा पाया आपको, आई होप मैं समझा पाया, यस और नो? और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट चाहे वो प्री रहे चाहे वो पोस्ट रहे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? स्टेप नंबर 4 में। चाहे वो प्री रहे चाहे वो पोस्ट रहे, वो क्रेडिट स्टेप नंबर में होगा। क्रेडिट मतलब वो ऐड होगा ना, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा ना, क्रेडिट में क्रेडिट वो क्या हो जाएगा? ऐड। क्रेडिट में क्रेडिट वो क्या हो जाएगा? ऐड। ये समझा क्या? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। पूरे जितने पॉसिबल केसेस है डिविडेंड के सिंगल एंट्री में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। डिविडेंड के पॉसिबल जितने भी केसेस है वो हमने सिंगल एंट्री में एक्सप्लेन कर दिए आपको। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन, डिविडेंड। सिंगल एंट्री में आंसर दिया मैंने आपको, सिंगल एंट्री में। पहले आप चाहो तो एग्जाम्पल ये नोट करना चाहो तो कर लो, ये एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो। ये 80% होल्ड कर रहे हैं और ये 20% होल्ड कर रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस एग्जाम्पल में, ठीक है?
डिविडेंड 1,00,000 रुपए का था। एग्जाम्पल में हमारा डिविडेंड कितने का था? डिविडेंड 1,00,000 रुपए का था। समझा गया यहां तक? ये लिख लो। एक छोटा सा लॉजिक और बताओ क्या? और ये लिख लो। इसको लिखो, फिर मैं एक छोटा सा लॉजिक और बताता आपको। एक, चलो आ जाओ, हो गया लिख के। एक छोटा सा लॉजिक बताओ क्या, एक छोटा सा कंसेप्ट। आई डोंट नो आप समझ पाओगे क्या, बिना फिगर्स के थोड़ा मुश्किल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा बिना फिगर्स के समझ पाना उसको डिफिकल्ट होता है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान दोगे प्लीज़? ध्यान दो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एंट्री इज इररिलेवेंट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिविडेंड इज इररिलेवेंट। डिविडेंड डिक्लेयर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसकी एंट्री नहीं भी पास की तो भी चलता है। डिविडेंड डिक्लेयर, मैंने क्या बोला, वर्डिंग सुने क्या मेरी? डिविडेंड डिक्लेयर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये नहीं भी पास किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बता सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? डिविडेंड डिक्लेयर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर ये आपने पास नहीं भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम करेंगे। देख माइनॉरिटी में होता क्या है मैं बताऊँ क्या, माइनॉरिटी का डिविडेंड यहाँ क्रेडिट हुआ तो ये उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया। बट माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जब डिविडेंड यहाँ डेबिट होगा, अब माइनॉरिटी का डिविडेंड या प्री में जाए पोस्ट में जाए, सोच, माइनॉरिटी का डिविडेंड प्री में जाए पोस्ट में जाए, यहाँ क्रेडिट होगा, प्री और पोस्ट में डेबिट होगा तो वो ऐड हो जाएगा ना, उसका वो बाद में प्रॉफिट कम होगा ना उसका। माइनॉरिटी का शेयर प्रॉफिट में कम होता है ना, हाँ या ना? क्रेडिट डेबिट इफेक्ट जीरो ही आता उनका, क्रेडिट डेबिट उनका इफेक्ट जीरो ही आता। तो कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज नॉट एडजस्टेड, माइनॉरिटी डिविडेंड इज नॉट, ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको। आपके मॉड्यूल में वो लोग माइनॉरिटी का डिविडेंड एडजस्ट नहीं करते, बट हम करेंगे। नहीं करोगे तो मरोगे, क्योंकि हम बांटने से पहले एंट्री पास करते हैं। अरे बाबा जी, स्टेप नंबर 2 में बंटवारा करने से पहले हम एंट्री पास करते ना, जो स्टेप नंबर 2 रहता है। एक मिनट बेटा बात समझ, ये बंटवारा करने से पहले हम एंट्री पास करते ना। हम क्या करते हैं, बंटवारा करने से पहले सारी एंट्रियां पास करते हैं ना। आपके मॉड्यूल वाले क्या करते हैं, हर एंट्री में बंटवारा करते हैं। हर एंट्री में ये जैसा ये है ना, ये बोनस बांटा तो वो यहीं बांटते 80% और 20%, वो ऐसा करते। मैंने वैसा किया क्या कि मैंने एंट्री टोटल रखी और बाद में एक साथ बंटवारा किया। एंट्री करके बंटवारा कर रहे ना, आपकी इंस्टीट्यूट ना बंटवारा करके एंट्री पास करती है, समझा ना? तो हम पास करेंगे। आपकी इंस्टीट्यूट के बुक में एक लाइन लिखी रहेगी कि माइनॉरिटी का डिविडेंड नहीं भी पास किया तो फर्क नहीं पड़ता, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड करके लिखा मिला तो घबराना नहीं, हम करेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्री पास करके बंटवारा करते हैं। इंस्टीट्यूट बंटवारा करके एंट्री पास करती है। मैं मेरी बात पे ध्यान रखना, हम एंट्री पास करेंगे, हम ये एंट्री पास करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। आपको अभी यही मेथड आती है, आपको इंस्टीट्यूट की मेथड तो आती नहीं है। आप यही मेथड से जाने वाले हो तो आप क्या करोगे, एंट्री पास करोगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करोगे, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना माइनॉरिटी इंटरेस्ट को।
कई लोग बोलेंगे कि ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के डिविडेंड की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। वो तब जब वो मेथड अलग है, प्री पोस्ट की निकालने की उनकी मेथड अलग है, प्री पोस्ट की निकालने की हमारी मेथड अलग है। क्योंकि अब धीरे धीरे आपके कलीग्स बोलेंगे इतनी लंबी मेथड का को फॉलो कर रहा, ये कर, क्या कर, वो रट लिया है उसने कि ऐसा रहा तो ऐसा कर, ऐसा रहा तो ऐसा कर। मैंने रटाया नहीं, मैंने लॉजिक बताया आपको। कोई भी एंट्री रहे तो सिर्फ एंट्री पास कर, कोई भी अमाउंट रहे तो सिर्फ एंट्री पास करो, रिस्पेक्टिव जगहों पे डालते जा, तो गलत नहीं हो सकता। थोड़ा दिमाग लगा लेना कि वो प्री है कि पोस्ट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है कि कैपिटल प्रॉफिट है, हो गया काम खत्म, गलत नहीं हो सकते आप कभी। करूँ मैं सॉल्व करूँ, प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करूँ। अब डिविडेंड अगर समझ में आ गया है तो प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करूँ। प्रॉब्लम नंबर 21 पे आ जाओ। ये है प्रॉब्लम नंबर 21, इलास्ट्रेशन नंबर 8 है आपके मॉड्यूल का, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ दिस, कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके चले जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, हमारा जनरल रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गुडविल मेंशन है ना। जब गुडविल मेंशन रहा तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इसमें एडजस्ट होगा, सिंपल। गुडविल मेंशन रहा तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इसमें एडजस्ट होगा ना, जो नीचे से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आएगा। अगर कैपिटल रिजर्व आया तो गुडविल में से माइनस, और अगर गुडविल आता है तो इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ बराबर है कीर्ति, बराबर है ना, वो गुडविल में एडजस्ट होगा। एक नाम, एक अकाउंट, यानी एक नाम के दो अकाउंट नहीं हो सकते। गुडविल गुडविल नहीं हो सकता ना, या गुडविल कैपिटल रिजर्व, दे आर सेम अकाउंट विद डिफरेंट नेम। गुडविल इज कैपिटल लॉस, कैपिटल रिजर्व इज कैपिटल गेन, तो लॉस गेन मैचिंग प्रिंसिपल एडजस्ट होते हैं साथ में। ये बता चुका हूँ मैं, इसके पहले वाले का क्वेश्चन में आया हुआ है। मशीनरी है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, 48,000 शेयर्स है, उसके 60,000 शेयर्स है, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000 से होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा हमको। आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 60% आता है, शायद 60 या 80, 60 80, जल्दी बोल, 80 बोल, 80%। एच लिमिटेड का होल्डिंग पैटर्न 80% होगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20% होगा, राइट। व्हेन कंट्रोल वाज अक्वायर्ड, एस लिमिटेड हैज 1,20,000 इन जनरल रिजर्व। ओहो देख, 1,20,000 इन जनरल रिजर्व, तो आपको नहीं लगता 1,20,000 है, वी हैव अर्नड अ रिजर्व ऑफ 60,000, वी हैव अर्नड अ रिजर्व ऑफ 60,000, यस और नो। 60,000 का पोस्ट एक्विजिशन हो गया, 1,20,000 प्री हो गया और 60,000 पोस्ट हो गया, एंड 90,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो 90,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000, तो साल भर में अर्न निकालना पड़ेगा, साल भर में अर्न निकालना पड़ेगा। बट साल भर का अर्न निकालने की जरूरत है कि एक्विजिशन डेट का दिया हुआ है, दिमाग लगा। साल भर का निकालना तब पड़ता था ना जब ओपनिंग दिया हुआ रहा है। यहाँ पे अगर एक्विजिशन डेट का ही दिया रहा है तो दिक्कत क्या है, जितना एक्विजिशन डेट का है वो प्री हो गया, उसके बाद का पूरा पोस्ट हो गया ना। जितना एक्विजिशन डेट का है वो प्री हो गया, उसके बाद का पूरा पोस्ट हो गया। मैं समझाता हूँ, ये ब्रेकअप जब हम टाइमलाइन बनाएंगे तो समझाऊंगा मैं आराम से, एक टाइमलाइन में लिख के समझाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो जनरल रिजर्व वाला कंसेप्ट आ रहा होगा कि सर कुछ तो भी P&L में भी तो एडजस्ट करेंगे, करके देता हूँ मैं, वो भी करके देता हूँ। इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, एच लिमिटेड रिसीव, इमीडिएटली, देख वर्डिंग्स पे ध्यान देना, वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है। इमीडिएटली ऑन द परचेज ऑफ एच लिमिटेड शेयर्स, एच लिमिटेड रिसीव 48,000 एज अ डिविडेंड फ्रॉम एच लिमिटेड। क्या लगता है, इमीडिएटली खरीदा और डिविडेंड बांटा है। कौन से प्रॉफिट से बांटा होगा उसने, प्री या पोस्ट? मैंने आज खरीदा और डिविडेंड बांट दिया है, प्री से बांटा होगा पोस्ट से बांटा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। यहाँ कहीं लिखा नहीं है प्री से बांटा है पोस्ट से बांटा है, बट हिंट है ना, हिंट है ना, प्री से बांटा है ना उसने बेटा, काय से बांटा है, प्री से बांटा है ना। एंड विच वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया, गलत किया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं करना था। अरे तुच्छा आदमी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना था, कहाँ क्रेडिट करना था, कहाँ क्रेडिट करना था, जवाब दो हमको, कहाँ क्रेडिट करना था बेटा उसको, स्टेप नंबर 3 में कहाँ क्रेडिट करना था, स्टेप नंबर 3 में। हमसे गलती हुई ना, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, ठीक करेंगे। कैसे मैं बताऊंगा, बराबर है, जमता है यहाँ तक, जमता है यहाँ तक, ये बता चुका हूँ ना। डिविडेंड की एंट्री क्या होंगी, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू एच लिमिटेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू एच लिमिटेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यस और नो। डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 60,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, वेयर एज एस लिमिटेड इंक्लूड 45,000 ड्यू। ये भी अच्छा एडजस्टमेंट है।
डेटर्स ऑफ 60,000, डेटर्स ऑफ 60,000 फ्रॉम एस लिमिटेड, वेयर एज ये, तो एक के बुक्स में इंटर कंपनी दिख रहा है 60,000 रुपये और एक के बुक्स में इंटर कंपनी दिख रहा है 45,000 रुपये, ऐसा कैसे? एच लिमिटेड बोलता है कि मेरे को 60,000 रुपये लेना है, बट एस लिमिटेड बोलता है कि मेरे को 45,000 रुपये ही देना है। कौन सही कौन गलत? कौन सही कौन गलत बोलो? एक बोलता है मेरे को 60,000 ही लेना है, एक बोलता है मेरे को 45 देना है। एक्चुअली जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो है वो रास्ते में कोई चेक भेज दिया है, एस लिमिटेड ने अपने बुक से चेक भेज दिया। मेरे को एक चीज़ बता, एस लिमिटेड के बुक्स में अगर मान ले उधारी रहती थी 60,000 की पेएबल, इसके बुक्स में उधारी रहती थी रिसीवेबल दिखता था 60,000 की। अब एस लिमिटेड और एच लिमिटेड, अब एस लिमिटेड ने अमाउंट पे कर दिया तो वो एंट्री क्या पास करेगा? एस लिमिटेड ने अगर चेक पे कर दिया, चेक दे दिया, तो ये एंट्री क्या पास करेगा? एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने चेक बनाकर दे दिया 15,000 रुपए का। तो अब अभी तक इसको चेक मिला नहीं है, अभी तक इसको चेक मिला नहीं है, तो इसने कोई एंट्री नहीं पास की। तो इसके बुक में, एस लिमिटेड के बुक्स में एच की उधारी आपको नहीं लगता 60 माइनस 15, 60 माइनस 15, इसके बुक्स में उधारी 45,000 की दिखेंगी, उसके बुक्स में उधारी 45,000 की दिखेंगी, और इसके बुक्स में अभी भी उधारी कितने की दिखेंगी? 60,000 की। समझा क्या? समझा क्या? हाँ या ना? बोलो यस और नो। अब इसको एडजस्ट कैसे करें सर? इसको एडजस्ट कैसे करें? कुछ नहीं, बहुत इजी है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। डेटर्स में 60,000 माइनस करो, डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 60,000, तो डेटर्स में से 60,000 माइनस करो, क्रेडिटर्स में से 45,000 माइनस करो, और ये जो 15,000 का डिफरेंस है, ये जो 15,000 का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम कैश इन ट्रांजिट। इसको क्या बोलते हैं? कैश इन ट्रांजिट। है तो कैश ही ना, मिलने का है, इन ट्रांजिट है, तो कैश इन ट्रांजिट लिख दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश इन ट्रांजिट कहाँ लिख दो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। समझा क्या बोला? डेटर्स में से 60,000 का एलिमेंट हटा दो, क्रेडिटर्स में से 45,000 का, जो जो इंटर कंपनी है उतने हटा दो जिसके हिसाब से है। बचा हुआ जो डिफरेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैश इन ट्रांजिट। तो कैश इन ट्रांजिट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको अलग से लिख दो, इसको अलग से लिख दोगे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसको क्या करेंगे? अलग से लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये ब्लू वाला एडजस्टमेंट समझा क्या? ये ब्लू वाला एडजस्टमेंट समझा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। बड़े आगे, बड़े आगे करो, सॉल्व कर दो फटाफट। अब कर दो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा आप सबका ध्यान स्क्रीन पे रहे, मुंडी मुंडी झट को स्ट्रेट बैठो, ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। चल मैं शुरू कर रहा हूँ। शुरू कर दूं ना? शुरू कर दूं? चलिए रेडी स्टेडी गो। सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस शीट के सारे आइटम पोस्ट कर दो। सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम पोस्ट कर दो। गुडविल यहाँ आ जाएगा एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स, गुडविल, गुडविल एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के 90, एच लिमिटेड के 30, मशीनरी 9 और 4.5, ये रहा मशीनरी 9 लाख और 4.5 लाख। मशीनरी के बाद में अगला है स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आ जाएगा इन्वेंट्रीज एच लिमिटेड, एच लिमिटेड कितना है वो 2,40,000 और 1,50,000। डेटर्स, डेटर्स कितना है एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, एच लिमिटेड 360, 240, यहाँ तक हो गया ना डेटर्स तक। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक इज कैश एंड, इंटर कंपनी रुक जा, बाद में करना, लाइन छोड़ दे इंटर कंपनी के लिए। कैश एट बैंक एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के 60 और 30। इन्वेस्टमेंट 48,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट इन एच लिमिटेड 5,70,000, 5,70,000। होल्डिंग पैटर्न में निकाल लें यहाँ हाथों हाथ। 48,000 इंटू 40 हमने निकाला था ना, 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 हो गया यहाँ तक। कैपिटल, हमारा कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल
हमारा कैपिटल है 15 लाख, इसका कैपिटल कितना है 6 लाख, वो बटेगा ना 80 और 20% में। लेस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, ये हो जाएगा माइनॉरिटी शेयर इन एस लिमिटेड, शेयर्स इन एस लिमिटेड, 6 लाख इंटू 20%। हमारे जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर में जनरल रिजर्व एच लिमिटेड के हैं 2,40,000। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 2,70,000 का, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस या जो भी जैसा भी आप लिखना चाहो। उसके जो चले जाएंगे 1,80 और 2,10, उसका इसमें आ जाएगा ना स्टेप नंबर 2 में। एक 80 और 2,10 जनरल रिजर्व, और ये हमारा क्रेडिटर्स चला जाएगा ट्रेड पेएबल एच लिमिटेड एस लिमिटेड 1.5 लाख और 1,20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में एच लिमिटेड एस लिमिटेड कितना हो गया ये 60,000 और 30,000। जमता है यहाँ तक? 60,000 और 30,000 जमता है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, यस और नो। पोस्टिंग समझी क्या रहा है? पोस्टिंग समझी क्या रहा? ठीक है, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट, टाइम खत्म हो रहा है। अब आ जाओ, ये टाइमलाइन से ब्रेकअप समझ ले, टाइमलाइन से ब्रेकअप समझ ले, वो जो अनहाइलाइटेड है टाइमलाइन की मदद से समझा देता हूँ, कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है उसमें। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, डेट ऑफ एक्विजिशन दी भी नहीं है, मान लो ये अक्वायर्ड किया हुआ है। जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व कितना है तेरा? जनरल रिजर्व 1,80,000 है ना क्लोजिंग, जनरल रिजर्व 1,80,000 है, हाँ या ना? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एस लिमिटेड हैड 1,20,000 इन जनरल रिजर्व। कब? व्हेन कंट्रोल वाज अक्वायर्ड एस लिमिटेड हैज 1,20,000 इन जनरल रिजर्व, 1,20,000 जनरल रिजर्व में। इसका मतलब हमने 60,000 रुपए का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बनाया ना, ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। बोल हाँ या ना, यस और नो। समझा यहां तक? थम्स अप दे दे फटाफट। 1,20,000 तेरा एक्विजिशन डेट में था, टोटल क्लोजिंग 1,80,000 है, तो 60,000 रुपए के जनरल रिजर्व तूने क्रिएट किए होंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। अरे समझाए तो थम्स अप दे फटाफट, समझाए तो थम्स अप दे फटाफट, कि इसमें कोई डाउट है? एक ही जन को समझा क्या रे? एक ही जन को समझा, किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है? When control was acquired, S Limited had 1,20,000 in general reserve. जब कंट्रोल अक्वायर किया तो 1,20,000 जनरल रिजर्व में था, बट क्लोजिंग जनरल रिजर्व इज 180। क्लोजिंग जनरल रिजर्व इज 180। ऐसे कैसे? खड़े खड़े बढ़ गया क्या बैलेंस? क्लोजिंग जनरल रिजर्व इज 180, खड़े खड़े बढ़ गया कि 60,000 का क्रिएट हुआ होगा? 60,000 का क्रिएट हुआ होगा। अब बेटा अगर 60,000 का क्रिएट हुआ होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? 60,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला होगा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला है करके, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसका? 2,10,000। ध्यान से सुन बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। 2,10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे भी देख, ये स्टेटमेंट पूरा ढंग से पढ़। When control was acquired, S Limited had 1,20,000 in general reserve and 90,000 in profit and loss। तो आपको नहीं लगता इसने जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 90,000, ये ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ है कि एक्विजिशन का बैलेंस दिया हुआ है? ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ है कि एक्विजिशन का बैलेंस दिया हुआ है? एक्विजिशन का, है ना? और जो हमने बचपन में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें बैलेंस वो कौन सा दिया हुआ रहता था? जो बचपन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें बैलेंस कौन सा दिया हुआ होता था? ओपनिंग का दिया होता था। फर्क है वाले क्वेश्चन में और वाले क्वेश्चन में? फर्क है वाले क्वेश्चन में वाले क्वेश्चन में, समझा क्या? तो आपका ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब आपने कितना कमाया होगा। मैं साल भर वर्ड यूज नहीं किया, मैंने वर्ड साल भर यूज नहीं किया। आपने कितना कमाया होगा क्या लगता है? 90,000 माइनस 60,000, कितना और जोड़ू तो हमारा टोटल 2,10,000 आएगा? क्या लगता है कितना और जोड़ू तो टोटल 2,10,000 आएगा? क्या आएंगी बैलेंसिंग फिगर? बोल। 1,80,000, 1,80,000। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। ये जो है ये एक्विजिशन का है, तो आपको नहीं लगता ये पूरा का पूरा प्री हो गया क्योंकि ये डेट ऑफ एक्विजिशन का है?
और आपको नहीं लगता ये पूरा का पूरा पोस्ट हो गया? यहाँ प्री पोस्ट में वाइफिकेट करने की जरूरत है कि ऑलरेडी वाइफिकेटेड है? ये 1,80,000 को प्री पोस्ट में डिवाइड करने की जरूरत है कि वो ऑलरेडी वाइफिकेटेड है? 1,80 को डिवाइड करना पड़ेगा कि ऑलरेडी वाइफिकेट, वो पोस्ट एक्विजिशन ही है ना। प्री का तो 90 हो गया, उसके बाद का बैलेंस है, वो प्री के बाद का बैलेंस है। तो आपको नहीं लगता वो 1,80 जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का ही है? उसको डिवाइड करने की जरूरत है क्या? पुराने क्वेश्चंस में हम डिवाइड करते थे क्योंकि वहां ओपनिंग बैलेंस दिया रहता था, यहाँ ओपनिंग नहीं दिया, एक्विजिशन का बैलेंस दिया हुआ है। समझा क्या? ये मैं जब भी ओरली समझाने की कोशिश कर रहा था जिसमें आप थोड़ा घूरने लग गए थे मेरे को, कि पूरा बैलेंस पोस्ट एक्विजिशन का ही है, पूरा बैलेंस पोस्ट एक्विजिशन का ही है। तो 1,80 माइनस 60 अल्टीमेटली नेट इफेक्ट 1,20,000 आता है। अल्टीमेट नेट इफेक्ट कितना आने वाला है आपका? 1,20,000। पोस्ट एक्विजिशन का 1,20,000 का नेट इफेक्ट। अभी समझा क्या? 90 प्लस 1,20 करके देख ले, 2,10 होता है। 90 प्लस 1,20 करके देख ले, 2,10 होता है। ठीक है, बढ़ू आगे, बढ़ू बढ़ू क्या रे आगे? बढ़ जाओ आगे। क्या होगा बोल बेटा, बढ़ गए आगे, अभी हम क्या होगा? इसको कर ले, प्री और पोस्ट में डिवाइड कर ले। स्टेप नंबर 2 में प्री में कितना चला जाएगा? प्री में चला जाएगा, इसमें 1,20,000 प्री है और 60,000 पोस्ट है, ये वर्किंग नोट से लाया। प्रॉफिट एंड लॉस में प्री 90,000 है, प्री 90,000 है। पोस्ट 1,80 माइनस 60 ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 1,80 माइनस 60 ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 1,80 माइनस 60 1,20 चलेगा? ये भी हमने वर्किंग नोट से लाया। हाँ या ना, यस और नो? थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, संभाल लेना। डन, यहाँ तक हो गया, हो गया। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अब अगला क्या दिया हुआ है? immediately on purchase of shares of H Limited, immediately on purchase of shares of H Limited, receive 48,000 as dividend from S Limited, which is credited to profit and loss account of H Limited. तो मेरे को बता, ये डिविडेंड की एंट्री अभी बताया ना मैंने, 48,000 डिविडेंड की एंट्री क्या है अभी मैंने बताया, ऊपर लिखी है कहीं तो भी देख, यही है ना डिविडेंड की एंट्री। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग कंपनी टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, होल्डिंग कंपनी के चला जाएगा, प्री का रहा तो प्री में। स्टेप नंबर 3 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। अब 2 मिनट सुनना मेरी बात, 2 मिनट मेरी बात सुनना, मेरे को एक सवाल का जवाब दो। ये जो 48,000 का डिविडेंड है, ये 48,000 का डिविडेंड एच लिमिटेड का है ना? 48,000 का डिविडेंड एच लिमिटेड का, यस और नो? मतलब मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? 48,000 सिर्फ 80% है, 48,000 सिर्फ 80% है। एंट्री पास करना है तो हमको 100% चाहिए रहेगा ना, एंट्री पास करना है तो हमको 100% चाहिए रहेगा। 100% कितना बेटा? वो एच लिमिटेड ने 48 रिसीव किया है, एस लिमिटेड ने 48 डिक्लेयर किया, ऐसा नहीं लिखा है वहां पे, देख देख, एच लिमिटेड रिसीव्ड लिखा है, वर्डिंग्स क्या है? एच लिमिटेड रिसीव्ड, एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड नहीं लिखा है। एस लिमिटेड ने एक्चुअली 60,000 का डिविडेंड बांटा, इनने 48 रिसीव किया है, तो एस लिमिटेड ने तो 60,000 बांटा होगा ना, माइनॉरिटी का भी तो बांटेंगी ना वो थोड़ी भेदभाव करेंगी। तो आपको नहीं लगता उन्होंने 60,000 का डिविडेंड बांटा है? तो हमने जो एंट्री पढ़ी है, मैंने एंट्री क्या बताई आपको? ये एस लिमिटेड के बुक्स में, किसके बुक्स में बता रहा हूँ मैं? एस लिमिटेड के बुक्स में क्या एंट्री होंगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट, बोलते जा बेटा, डिविडेंड अकाउंट डेबिट 60,000, कौन सा इसमें जाएगा? ये प्री में जाएगा। स्टेप नंबर 2, क्यों प्री? क्योंकि दिस इज इमीडिएट। 2, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का कौन सा? होल्डिंग कंपनी का कौन सा? 48,000 80%, होल्डिंग कंपनी का 80% कहाँ जाएगा? ये प्री का है, प्री का है तो कहाँ जाएगा? स्टेप नंबर 3, कैपिटल प्रॉफिट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12,000,
20%, 12,000 कहाँ जाएगा ये, स्टेप नंबर 4 हो गया। ये एंट्री पास कर लो, काम हो जाएगा आपका। ये एंट्री पास कर लो, काम हो जाएगा आपका। डिविडेंड अकाउंट डेबिट 60,000 प्री में, देख डिविडेंड अकाउंट डेबिट 60,000, डेबिट है, क्रेडिट में डेबिट लेस 60,000, क्रेडिट में डेबिट लेस 60,000, प्री में डाल दो इसको, प्री में बिंदास, प्री में टू होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी यानी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 प्री एक्विजिशन डिविडेंड 48,000, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 48,000, ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 48,000, ठीक है, हाँ या ना। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्रेडिट हो जाएगा 12,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्रेडिट हो जाएगा 12,000, जमता क्या, जमता क्या। डिविडेंड की एंट्री समझी, डिविडेंड की एंट्री नहीं थी, इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, समझी क्या बेटा। बढ़ू आगे। अब क्या है, डिविडेंड अगर हो गया, ये वर्किंग नोट बनाने दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। अगला क्या है उसके बाद में क्वेश्चन में, हाँ डेटाज है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन से एलिमिनेट करें, इंटर कंपनी यहीं ऊपर करूँ तो समझेगा क्या, इंटर कंपनी 60,000 डेटाज में से जाएगा, बेटा ध्यान दे, हाईलाइट कर देता हूँ, 60,000 डेटाज में से जाएगा। हरे कलर से करूँ क्या, विजिबल रहेगा क्या, ग्रीन कलर विजिबल है क्या, ये विजिबल है, हाँ या ना में जवाब दे, विजिबल है क्या, नो, जान दे, ब्लू ही कर देते, ब्लू ही कर देते। 60,000 डेटाज में से जाएगा, 60,000 डेटाज में से जाएगा, 45,000 क्रेडिटर्स में से जाएगा। 45,000 मैंने क्रेडिटर्स में से क्यों माइनस किया, समझा क्या, 45,000 मैंने क्रेडिटर्स में से क्यों माइनस किया समझा क्या, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि भाई उसके हिसाब से क्रेडिटर्स 45 है, देख ले क्या है, डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड आर 60,000 वेयर एज द क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड आर 45,000, कोई बात नहीं, जिसके हिसाब से जितने हम उतने माइनस करेंगे, इसके हिसाब से 60,000 है, उसके हिसाब से 15,000 है, तो आपको नहीं लगता एक 15,000 का डिफरेंस है, वहाँ 45 माइनस हुआ, यहाँ 60 माइनस हुआ, अगर मैं डेबिट में 15,000 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, यहाँ डेबिट में अगर मैं 15,000 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, तो डेबिट में कैश इक्विवेलेंट में कैश इन ट्रांजिट के नाम से 15,000 ऐड कर देंगे हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से कितना ऐड कर देंगे बेटा, 15,000 रुपये, कैश इन ट्रांजिट क्या नाम से, कैश इन ट्रांजिट के नाम से 15,000 रुपये ऐड कर दो, 15,000 रुपये ऐड कर दो, तो जैसे ही आपने 15,000 रुपये ऐड किया, आपको नहीं लगता 60,000 माइनस प्लस 15,000 अल्टीमेटली नेट एसेट साइड में भी 45,000 ही आया, 60,000 माइनस प्लस 15,000, तो अल्टीमेटली एसेट साइड में भी 45,000 ही आया है ना, माइनस 45,000, वहाँ भी माइनस 45,000 है, यहाँ भी माइनस 45,000 है, दोनों का नेट इफेक्ट 45,000 ही आएगा, समझा क्या, करे बैलेंस फटाफट, प्री पोस्ट को बैलेंस करो, होल्डिंग पैटर्न बैलेंस नहीं होता, प्री पोस्ट बैलेंस कर लो, टोटल 1.5 लाख, 1,20,60 ये बांट दो, एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,20,000, और ये ऐसा है बेटा, ध्यान से देखना, ये तो इसका पट से निपटा दो, प्री एंड पोस्ट में 66,000, माइनॉरिटी तो एक साथ चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनॉरिटी को, हाँ यहाँ फ़र्क पड़ेगा ना, ये प्री है तो स्टेप नंबर 3 में जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड 96,000, ये वाला हमारे हक का है, ओन प्रॉफिट्स हमारे बैलेंस शीट में चले जाएंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 96,000 हमारे हक के, और ये चला जाएगा स्टेप नंबर बैलेंस शीट में, रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स नाम का हेड बनाया हमने, इसमें एस लिमिटेड के रिजर्व 48,000, ये कहाँ से लेके आया बेटा, ये कहाँ से लेके आया, एस लिमिटेड के रिजर्व्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, स्टेप नंबर 2 से लेके आया, इसको कहाँ से लेके आया हमने, स्टेप नंबर 2 से, दैट्स इट, स्टेप नंबर 2 बैलेंस कर लिया, तो 3 को बैलेंस करो अभी,
3 को बैलेंस करोगे तो देयर इज अ कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000. कैपिटल रिजर्व आप भावनाओं में बह के लिख दोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में. विल इट गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस की गुडविल? रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं जाएगा. कैपिटल रिजर्व नाम से स्टेप नंबर 3 का कैपिटल रिजर्व नाम से लेस हो जाएगा 78,000. कैपिटल रिजर्व नाम से लेस हो जाएगा 78,000. ये समझा है क्या? पहले भी बताया था सर आपने ये, ठीक है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,98,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा ये यहाँ कहीं तो भी. कितना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 1,98,000. ओन प्रॉफिट्स ये चला जाएगा बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड मतलब 3,66,000. स्टेप नंबर 5 3,66,000 हो गया. सारे टोटल आउटर कॉलम में ले जाओ, टोटल वोटल निकालो बढ़िया. एक नंबर 26 लाख 26,67,000. यहाँ का भी निकाल लो कितना आएगा 26,67,000 26,67,000. कर लो इसको, चेक कर लो. दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर क्या लगता है डिफिकल्ट लगा क्या डिविडेंड आ जाने से? डिफिकल्ट लगा कि जम गया? जम गया? ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? स्टेप 1 2 और 3 4 पूरा सामने आपके. स्टेप 1 2 3 4 लिख लो फटाफट. प्री एंड पोस्ट स्टेप नंबर 5 4 और 5 है आपके सामने, लिख लो फटाफट. अब क्लास आपको बताओ कि सीए फाइनल में कंसोलिडेशन चैप्टर है, आपको यही दिया हुआ है. आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है, राइट? आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है. सीए फाइनल में ये पहला क्वेश्चन रहता है. उनका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ऐसा है. तो उनको चीज़ें डिटेल में, क्योंकि ऑफ कोर्स दे वांट टू, दे हैव टू हैंडल मेनी थिंग्स, दे हैव टू हैंडल मेनी थिंग्स. आप लोगों के साथ में ऐसा केस है क्या? आप लोगों के साथ में ऐसा केस है क्या? उनको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना है, हमको करना है क्या उतनी सारी चीज़ें हैंडल? नहीं. समझा के क्या बोला मैंने? हाँ या ना? चल रुकते हैं इसको यहीं पे. हमारा कंसोलिडेशन चैप्टर्स खत्म हो गया है. इसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कल संडे है, कल क्लास रहेंगी. कल का स्केड्यूल डिस्कस करना है. रुक जाओ 1 मिनट. आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.